नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपनी इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर आपका अध्याय संख्या जो 3 है, उसका नाम है जनसंख्या संगठन। उसकी महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बातचीत करने वाले हैं। इस एमसीक्यू की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अपन ने कक्षा 12 के आपके इतिहास विषय को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और इससे पहले आपने अगर आपके मानव भूगोल के अंदर आपके चैप्टर संख्या 2 और चैप्टर संख्या 1 के नोट्स व एमसीक्यू नहीं देखे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल सा यूट्यूब के ऊपर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस तरीके से आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि वीडियो की जानकारियां क्रमानुसार होना। देखो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें अपलोड है, लेकिन अपने को क्रमानुसार मिले तब पढ़ने का मजा आता है। तो इसमें देखो, आपके यहाँ पहली प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12 भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, नोट्स एंड एमसीक्यू, यानी भूगोल विषय का जो विषय है उसमें आपका जो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत वाली जो किताब है उसमें सारे वीडियो इसमें मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में इतिहास के भाग 3 के सारे वीडियो इसमें है, भाग 2 के इसमें है और भाग 1 के इसमें दिए हुए सारे क्रमानुसार चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके पश्चात नोट्स की बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपल सा गूगल क्रोम के अंदर या गूगल के ऊपर लिखना है lakshmandhara.com। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, LAXMANDHARA.com। जैसे ही लिखोगे आपके सामने इस तरीके की एक वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप गूगल क्रोम में ओपन करोगे तो 3 डॉट होंगे यहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइज कर लेना ताकि आपको आराम से दिखे। फिर आराम से इस वेबसाइट को पढ़ें और उसके बाद में यहाँ पे आपको शॉप का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही शॉप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और प्लेलिस्ट ओपन होगी जिसका नाम होगा कक्षा 12 इतिहास, हिस्ट्री, नोट्स एंड एमसीक्यू। यहाँ आपके इतिहास की जो तीनों किताबें हैं, भाग 1, 2 और 3 के नोट्स और एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने प्रत्येक किताब की 3 अलग अलग सीरीज बनाई है। जैसे बात करें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, तो इसमें भाग 1 के आपके जितने ही चैप्टर हैं उन सब के नोट्स मिलेंगे। इसमें भाग 1 के केवल और केवल एमसीक्यू, यानी जितने चैप्टर हैं उन सब के एमसीक्यू। और इसमें बात करें तो नोट्स प्लस एमसीक्यू, सबकी अलग अलग प्राइस रखी हुई है। खाली आपको नोट्स चाहिए तो इसको परचेज करें, आपको केवल एमसीक्यू चाहिए तो इसको परचेज करें, और एमसीक्यू प्लस नोट्स चाहिए तो इसको परचेज करें, यानी भाग 1 को लेकर। फिर वही सिस्टम भाग 2 में भी है, ठीक है, और फिर वही सिस्टम भाग 3 में भी है। आपको लगता है कि हमारे को अलग अलग नहीं चाहिए और सब एक साथ में ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अलग से ये पीडीएफ डाल रखी है जिसमें आपको तीनों किताबें, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के संपूर्ण नोट्स बिल्कुल क्रमानुसार आपके इसके अंदर दिए हुए हैं। पहले भाग 1 के दिए हुए हैं नोट्स, उसके बाद में भाग 1 के एमसीक्यू, उसके बाद में भाग 2, फिर भाग 2 के एमसीक्यू, फिर भाग 3 और भाग 3 के एमसीक्यू, सारे बिल्कुल अच्छी डिटेल में दिए हुए हैं। और आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ आपके एक इस तरीके से व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होगा, आप मुझे क्लिक करके वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर ऊपर क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए और मेल आईडी सबमिट कीजिए, पेमेंट कीजिए और उसके बाद में आपकी पीडीएफ जो है वो मेल आईडी के ऊपर आ जाएगी, जिसको आप आराम से पढ़ करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं अपने चैप्टर को। ओके, चलो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपन इसी तरीके से सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आपका चैप्टर संख्या जो है वो 3 है, नाम है जनसंख्या संगठन। एक एक प्रश्न को बड़ी आराम से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जनसंख्या का उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्णन क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है, यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर अगर वर्णन करें तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। आगे, लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात का मतलब है स्त्री पुरुष के बीच का अनुपात, ठीक है। विश्व में लिंग अनुपात मापने का सूत्र क्या है? देखो, विश्व में लिंग अनुपात मापने का जो सूत्र है उसे कहा जाता है आपके प्रति 1000 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या। ये तो विश्व का है और ये हो जाएगा आपके भारत का, जो कि अपन ने नोट्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। चलो, निम्न में से लिंग अनुपात का संबंध है, तो पुरुष और स्त्रियों के बीच के अंदर संबंध है। भारत में लिंग अनुपात मापने का सूत्र क्या है? तो 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो होती है वो है। पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की कम संख्या क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है स्त्री प्रतिकूल लिंग। अगर संख्या कम है तो प्रतिकूल है और संख्या अधिक है तो अनुकूल। ठीक है, स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है? उच्च सामाजिक स्तर। अगर उच्च सामाजिक स्तर होगा तो ये प्रतिकूल कारण ना होकर के अनुकूल कारण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां अपने को पूछा प्रतिकूल, तो इसमें आपका ये राइट होगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8, आयु संरचना से हमें पता चलता है। तो विभिन्न आयु वर्गों में देश की जो जनसंख्या होती है उससे पता चलता है। और आपको पता है आयु वर्ग की जो संरचना है वो 3 प्रकार की आगे आ जाएगी। देखो 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग जो है वो जनसंख्या में शामिल होता है, यानी आश्रित जनसंख्या, यानी इसमें 0 से 14 वर्ष के शामिल होते हैं और इसमें सारे आपके बच्चे होते हैं। और आपको पता है बच्चे होते हैं तो बच्चों का लालन पालन करना पड़ता है, इसलिए ये सारे के सारे आश्रित हैं। और अगर किसी राष्ट्र में इस प्रकार की जनसंख्या ज्यादा है तो उस राष्ट्र को शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आगे प्रश्न संख्या कि 15 से 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो कैसा है? तो 15 से 64 वर्ष, यानी इसको 15 से 64 भी कहा जाता है या फिर कभी कभी 59 भी होता है। तो ये जो है वो आपकी कार्यशील जनसंख्या है और ये जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान करती है। आयु संरचना का कौन सा वर्ग देश के विकास में सहायक होता है? तो देश के विकास के अंदर बात करें तो आपके 15 से 64 वर्ष का जो है वो शामिल होता है। त्रिभुज के आकार का आयुलिंग पिरामिड दर्शाता है, तो ये विस्तारित होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। घंटी के आकार का आयुलिंग पिरामिड दर्शाता है, तो ये स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। नीचे से संकीर्ण और ऊपर से शंक्वाकार आकार का आयुलिंग पिरामिड दर्शाता है, यह दर्शाता है आसमान जनसंख्या को, और ये जनसंख्या जो है वो आपके जापान के अंदर है। निम्न में से कौन सा आयुलिंग पिरामिड जनसंख्या के विस्तार को दर्शाता है? तो त्रिभुजाकार। निम्न में से कौन सा आयुलिंग पिरामिड ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? तो नीचे से संकीर्ण होता है और ऊपर से शंक्वाकार जो होता है वो इस तरीके की स्थिति को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, आगे अगर अपन देखेंगे तो आगे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर किस आयुलिंग पिरामिड को दर्शाता है? तो ये आपके आसमान को दर्शाएगा। और विश्व का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? तो लेटविया है, और लेटविया का सर्वाधिक लिंग अनुपात है 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। निम्न में से विश्व का कौन सा सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? तो नाइजर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु वर्ग नहीं है, यानी कौन सा जो है आयु वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता? तो ये है 90 वर्ष। आपको पता होगा ये आपका आश्रित है, ये कार्यशील है और ये आश्रित है। ठीक है, नोट्स के अंदर अपन ने अच्छे से पढ़ा होगा। आश्रित है और इसमें अगर 60 से अधिक आयु वर्ग के लोग ज्यादा है तो देश को स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन पे अधिक खर्चा करना पड़ेगा और इससे देश को विकास मिलेगा और इससे शिक्षा पे खर्चा करना पड़ेगा, यानी अगर ऐसी जनसंख्या तो उसे शिक्षा पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व का निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। कुल विश्व जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो 100 स्त्रियों के ऊपर 102 पुरुष है। निम्न में से नाइजर का लिंग पिरामिड किस तरह का है? तो त्रिभुजाकार है। निम्न में से संयुक्त अरब अमीरात में निम्न लिंगानुपात के पीछे क्या कारण है? पुरुषों का आप्रवास। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाना क्या कहलाता है? तो यह आयु संरचना कहलाता है। निम्न में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लातविया का है या लेटविया का है। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात लातविया में दर्ज किया गया, यानी 100 महिलाओं के ऊपर 85%। अगर अलग से आंकड़े देखें 100 के ऊपर तो 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष है। इसमें से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है? तो 15 से 59 वर्ष का जो है वो जनसंख्या के कार्यशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। किसी देश की साक्षर दर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को माना जाता है? 0 से 7 साल। निम्न लिंगानुपात पाया जाता है कतर, इसमें कतर जो है इसमें भी निम्न लिंगानुपात है। यूएनओ के अनुसार कितने देशों में महिलाओं के लिए लिंगानुपात अनुकूल है? तो 139 यानी 139 जो देश है जहां महिलाओं के लिए अनुकूल लिंगानुपात है। और प्रतिकूल की बात करेंगे तो 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, निम्न में से किसके कारण संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात नीचे हो गया? तो महिलाओं का उच्च प्रवास, यानी महिलाओं ने प्रवास किया इसकी वजह से। विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है?
विश्व का औसत लिंगानुपात है 990। आयु कितने प्रकार की होती है लिंग पिरामिड में बात करें तो 3 प्रकार की, 0 से 14, 15 से 59 और फिर 60 से जहां तक। यूएनओ के अनुसार कितने देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल की बात करें तो 72। यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी के पीछे क्या कारण है, यानी महिलाओं की बेहतर स्थिति। आयु का संकीर्ण आधार लिंग पिरामिड से क्या तात्पर्य है, यानी आयु का अगर संकीर्ण आधार है तो उसमें लिंग पिरामिड का मतलब है निम्न जन्म दर। किसी देश की जनसंख्या निरंतर जनसंख्या दर्शाती है, यानी किस देश की जनसंख्या है वो निरंतर जनसंख्या को प्रदर्शित करती है, तो इसमें आपका है ऑस्ट्रेलिया। लिंग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला कि नियंत्रित लिंग भेदभाव वाले प्रदेशों में लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। क्या ऐसी बात सत्य है कि भाई नियंत्रित लिंग भेदभाव वाले प्रदेशों में लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है? गलत बात। लिंग अनुपात में स्त्रियों का अनुपात अधिक होना यह बतलाता है कि उनका स्तर निश्चित तौर पर बेहतर है। लिंग अनुपात में स्त्रियों का अनुपात अधिक होना यह बतलाता है कि उनका निश्चित तौर पर स्तर बेहतर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से पुरुष बाहर भी गए हो। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, यूरोप के देशों में पुरुषों की संख्या कम होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो अत्यधिक पुरुष है, उन्होंने उत्प्रवास किया है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात के निम्न होने के पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, रोजगार के लिए अत्यधिक पुरुष कार्यबल का आप्रवास नहीं, स्त्रियों का उत्प्रवास। यस, पुरुष जन्म दर का अत्यधिक होना, यानी पुरुष ज्यादा जन्म ले रहे हैं लेकिन स्त्रियां जितनी भी है वो क्या कर रही है? उत्प्रवास करके जा रही है। तो इसके पीछे 2 कारण है, तो इसमें 2 और 3 सही होगा। विश्व में किस देश में उच्चतम लिंग अनुपात पाया जाता है? तो लताविया के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, यस, ये बात सत्य है। और युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर निम्न है। ओके, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो राइट होगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है कि भारत भारत जैसे, या कौन सा है? ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में स्त्रियों के नगरीय अनुपात के कम होने के पीछे क्या कारण है? यानी भारत तो एक विकासशील राष्ट्र है, इसमें महिलाओं की जो नगरीय स्थिति है उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे आवास की कमी हो सकता है, रहन सहन की उच्च लागत हो सकती है, सुरक्षा की कमी हो सकता है, रोजगार के अवसर की कमी हो सकती है। इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम यूरोपीय देशों के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों और महिलाओं की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि इन देशों में स्त्री जन्म दर का अधिक है। ओके, यस, बिल्कुल सही बात है। और पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक बार पुनः पढ़ते हैं कि पश्चिम यूरोपीय देशों के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक होने का कारण है कि इन क्षेत्रों में स्त्री जन्म दर का अधिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा यह है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। ये बात तो सत्य है, लेकिन इसने पूछा कौन सी बात सत्य नहीं है, तो इसमें एक जो है वो सत्य नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा ए। ये नहीं और नहीं वाला इसमें बहुत अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो, इस देश के साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। यह बात तो सत्य है। भारत में साक्षरता दर 14 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को प्रतिसूचित नहीं, 7 वर्ष तक ही है, 0 से 7 वर्ष। तो ये दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो अपने को सही पूछा है तो आपके ए ऑप्शन राइट होगा। आगे प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो एक एक करके देखते हैं कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या से होती है। ये बात गलत है। यहां भारत में कैसे होती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के द्वारा इसकी गणना होती है। तो इसमें जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी।
यानी दो, यानी गलत पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें दूसरा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ओके, विचार करते हैं। जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल है। यस, ये बात तो सत्य है। ठीक है, कौन सा गलत बताना है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या में ज्यादातर महिलाओं का मतलब है कि वे एक बेहतर स्थिति रखती है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बेहतर स्थिति रखती है ऐसा कोई भी जरूरी कारण नहीं है। तो इसने पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका कथन संख्या 2 गलत है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बी। निम्नलिखित पर विचार करें। कन्या भ्रूण हत्या, ओके, कन्या शिशु हत्या, ओके, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, उपयुक्त में से कौन सा एक कारण किसी क्षेत्र में महिलाओं की कम संख्या को दर्शाता है। तो ऐसा कौन सा कारण है जो महिलाओं की कम संख्या को दर्शाता है, तो ये तीनों के तीनों कारण बताते हैं कि वहां महिलाओं की कमी। अगर कन्या भ्रूण हत्या होगा तो भी महिलाओं की कमी होगी, घरेलू हिंसा होगी तो भी महिलाओं की कमियां होगी, कन्या शिशु हत्या होगी तो भी महिला की कमी होगी, और लैंगिक भेदभाव होगा तो भी महिलाओं की कमी होगी। आगे प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों प्रति 1000 महिलाओं पर 102 पुरुष को दर्शाता है। ओके, और विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लताविया का है जहां 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष हैं। ओके, लिंग अनुपात का विश्व प्रतिरूप विश्व के विकसित देशों में विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता नहीं, ये बात गलत है। तो इसने पूछा कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप यानी रूस सहित के बड़े हिस्से में पुरुष अल्प संख्या में हैं। ओके, कई यूरोपीय देशों की जनसंख्या में पुरुषों की कमी को महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो इसमें बात करें तो दोनों के दोनों कथन सत्य है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 से 49 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विकास कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। ठीक है, इंगित करता है। ओके, 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। तो पूछा कौन सा सही है, तो केवल और इसमें 2 सही है, और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 15 से 59 नहीं, 49 नहीं है, 59 है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आपने को सही पूछा तो आपका दूसरा। आगे है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ठीक है, और विस्तृत रूप आकार वाला त्रिभुज, विस्तृत आकार वाला त्रिभुज आयु लिंग पिरामिड विकसित देशों का प्रतिरूपी है। ओके, नाइजर, बांग्लादेश और मेक्सिको का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज आकार है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें आपका दूसरा सही नहीं है। ठीक है ना, ये सही नहीं है, इसमें पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे सी, सी ऑप्शन का है 1 और 3, ये रहा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड में एक संकीर्ण आधार और एक पतला शीर्ष है। ठीक है, और यह जनसंख्या के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ना तो 1 सही है ना 2 सही है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो संकीर्ण आधार का नहीं है, वो आपका जो है वो घंटी के आकार का है। ठीक है ना, जिसमें आपके जो है वो शीर्ष चुंडाकार है। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जापान का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है और शीर्ष के और सुंडाकार है। ओके, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर 0 या ऋणात्मक होती है। जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर 0 या ऋणात्मक होती है, तो ये बात तो सत्य है। कौन सा सही पूछ रहा है, तो इसमें आपके केवल और केवल बी सही होगा। ठीक है ना, ए गलत हो जाएगा। यानी जापान का आयु लिंग पिरामिड जो है वो संकीर्ण आधार का है और सुंडाकार शीर्ष है, तो इसने उल्टा कर दिया। संकीर्ण आधार है और सुंडाकार शीर्ष। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये बात तो सही है। इसमें पूछा है, आगे पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है,
जनसंख्या में उम्र बढ़ने की घटना 19वीं सदी में शुरू हुई। जनसंख्या का वृद्धि होना जन्म दर में ह्रास का परिणाम है। तो ये दोनों कथन गलत है और अपने को गलत बताना है तो 2 और 3 गलत है। और 2 और 3 किस में गलत है? 2 और 3 जो गलत है वो आपके बी ऑप्शन में गलत है, ठीक है ना। तो बी में गलत होगा। देखो इधर ऑप्शन एक दूसरे से इधर उधर हो सकते हैं, तो ए सी बी डी इस तरीके से हो सकते हैं, तो वो आप समझ लेना थोड़ा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास पर आधारित है और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में वहां लोग प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं। तो दोनों में से कौन सी बात सत्य है? तो दोनों बातों सत्य है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी राइट होगा, 1 और 2, ठीक है ना। ग्रामीण जनसंख्या नगर विभाजन आधार है, ठीक है। ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्राथमिक गतिविधि में सम्मिलित होती है। आगे प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी देशों में से ग्रामीण पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। ओके। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में महिलाओं की काफी भागीदारी है और काफी अधिक है, ठीक है। आवास की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी महिलाओं को ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पलायन को रोकते हैं। तो बिल्कुल कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है निम्नलिखित पर विचार करें। उच्च जीवन स्तर, ओके। उच्च जीवन स्तर महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता उपयुक्त में से कौन सा किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है? तो देखो अगर उच्च जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर है और शैक्षणिक सुविधाएं जो है बहुत अच्छी है, तो इसमें आपके उपयुक्त डी सारे के सारे सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होंगे। आगे है प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों है, ठीक है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु के वाले इस जनसंख्या को प्रदर्शित दर्शाता है जो केवल पढ़ने में सक्षम हो। नहीं, इसमें पूछा कि कौन सा सही है, तो इसमें केवल और केवल एक सही है। आपको पता होगा 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को दर्शाता जो पढ़ने लिखने में सक्षम और समझ के साथ अंक गणितीय ज्ञान भी रखते हो। सक्षम नहीं, केवल पढ़ने में समझन नहीं है, केवल पढ़ने में नहीं, आपके वो अंक गणित है ना, ये भी साथ में होना जरूरी है। अंक गणित, जो अंक गणित है उस अंक गणित की भी गणना कर सकते हैं, अंक गणित की भी गणना कर सकते हैं, तो वो आपके पढ़े लिखे में आएंगे। तो इसने पूछा कि कौन सा सही है, तो इसमें एक ही सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन प्राथमिक क्रिया, विनिर्माण द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार तृतीय क्रिया, अनुसंधान से संबंधित नौकरियों, सूचना प्रौद्योगिकी की तृतीय क्रिया उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, कि कौन सा जो है वो सही ढंग से मेल खाता है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मेल ढंग से बात करें तो आपका एक तो पहला है, यानी कृषि और वानिकी जो है वो सारी की सारी आपकी प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। और उसके बाद करूं विनिर्माण जो है वो आपके द्वितीय उद्योग से संबंधित है, केवल और ये दोनों ही है। और ये जो चतुर्थ क्रिया है वो आपकी ये हो जाएगी और जो तीसरी क्रिया है वो आपकी ये हो जाएगी। तो इन्होंने दोनों में उल्टे दे दिए हैं। तो अपने को पूछा कि कौन सा सही मेल खाता है, तो आपका 1 और 2 ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि विकासशील देशों में अधिक लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, ठीक है। विकसित देशों में अधिक लोग द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं और इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ चैनल के अंदर अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एमसीक्यू प्रश्न कैसे लगे। और इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता रखे हैं और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिंक दिया तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। मिलेंगे अगले चौथे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।